सप्त धातुओं में से 5 धातु हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं मज्जा और उसके बाद में पढ़ेंगे शुक्र धातु के बारे में। मज्जा धातु, मज्जा धातु क्या होती है? ये बोन के अंदर रहती है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं ना, लगभग वही चीज़ आयुर्वेद के हिसाब से मज्जा धातु है, लेकिन इसके फंक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मॉडर्न के हिसाब से बोन मैरो का काम होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करना और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से मज्जा धातु ये काम तो करती ही करती है, शरीर के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बनाने का काम करती है, रक्त कणिकाओं को बनाने का काम करती है, इसके साथ में जो बोन होती है उसको भी मजबूत देती है। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है शरीर के अंदर स्नेहन को बनाए रखने का काम। शरीर के अंदर जो चिकनाई होती है वो 2 कारणों से होती है। पहला था मेद धातु, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, और ये है मज्जा धातु, ठीक है। मज्जा धातु शरीर के सूक्ष्म, मतलब एक सेल के अंदर भी तो होते हैं ना, आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, उनकी भी अपनी एक्टिविटी हो रही होती है, उनके जो फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम आयुर्वेद के हिसाब से मज्जा धातु करती है। इनके अंदर स्नेहन को बनाए रखने का काम मज्जा धातु करती है। मज्जा धातु हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी, यहाँ पर भी तो पूरा का पूरा एक गुच्छा है ना कैंचुओं का, वो जो बिल्कुल जब छोटे थे तो ऐसे ही लगता था कैंचुओं का छोटा छोटा गुच्छा है हमारे ब्रेन का, जो पूरा डायग्राम होता है, और उसको रेगुलेट करने का काम, उसके अंदर स्नेहन बनाने का काम। ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, सोचो अगर वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करेंगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसको रेगुलेट करने का काम, कि इतने करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स होने के बावजूद वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, वो ईजिली वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और अपना काम ईजिली कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और जो भी उनके काम है वो कर रहे हैं। इसको करने का काम आयुर्वेद के हिसाब से मज्जा धातु करती है। इसके बाद हमारी जो आँखों की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का काम भी मज्जा धातु करती है। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहली चीज़ तो जो नॉर्मल है, जो सभी को पता है, बाकी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यदि आपके शरीर में मज्जा धातु की कमी होगी तो आपको ब्रेन डिसऑर्डर हमेशा ही होंगे। अगर आपकी याददाश्त कम हो रही है, यदि आपको सोचने में दिक्कत होती है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग 24 घंटे थका हुआ रहता है, आपको इरिटेशन महसूस होती है, आप चीज़ों को भूल जाते हैं, उसमें मज्जा धातु का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मज्जा धातु जब क्षय हो जाती है, मज्जा धातु कम रहती है, तब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ज़्यादा डेवलप होती हैं, ठीक। इसके बाद मज्जा धातु की कमी के कारण वात रोग तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये बोन के अंदर रहती है, जो कि बोन के अंदर अगर यदि ये कम हो जाएगी तो स्पेस ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा तो वायु की तेज गति होगी, वायु की तेज गति होगी तो शरीर के अंदर अस्थि से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अब जो वात रोग आप बार बार पढ़ते हो कि यार हर दूसरा व्यक्ति बोलता है मेरे को वात रोग हो गया है, वात रोग हो गया है, तो वात रोग के बहुत सारे रीज़न होते हैं। मेद धातु का क्षय हो जाना, अस्थि धातु का क्षय हो जाना, मज्जा धातु का क्षय हो जाना, इन सभी के कारण वात रोग होते हैं। और जब वात रोग होता है तो इन सभी का क्षय होता है, ठीक है। इसके बाद जब अगर आपके शरीर में मज्जा धातु कम मात्रा में रहेगी तो ऐसे लोगों को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, तिमिर रोग होना। यदि आप उन लोगों में से हैं कि ज़रा सा काम किया और आपको चक्कर आ जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आप धूप में निकलते हो, आपको धूप सहन नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में आपके शरीर के अंदर मज्जा धातु का क्षय हो सकता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आते हैं जब शरीर के अंदर मज्जा धातु कम होती है। अब यही मज्जा धातु बढ़ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो पूरे शरीर में गौरव होता है, यानी कि गौरव मतलब वो गर्व वाला गौरव नहीं, भारीपन वाला गौरव। आप अपने आप को गुरु महसूस करते हो, आपको अपने पैर, आपका वेट वही का वही है, कोई चेंज नहीं आया। आपके पैरों का सेंटीमीटर में अगर हम साइज़ लें तो वो वही का वही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप महसूस कर सकते हो कि आपके पैर भारी हैं, आपके पैरों को आपको उठाने में दिक्कत हो रही है, आपकी बॉडी भारीपन महसूस कर रही है। जो एक हेल्दी पर्सन में लाइटनेस होनी चाहिए ना, वो चीज़ नहीं है। ये कब होती है? जब आपके शरीर में मज्जा धातु बढ़ जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जब मज्जा धातु शरीर के अंदर बढ़ी हुई रहती है तब आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी क्या बताया कि मज्जा धातु आरबीसी डब्ल्यूबीसी को पैदा करने का काम करती है, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने लगते हैं तो आजकल नई नई बीमारियां पड़ी है ना, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गए, कोरोना में बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं, तब मज्जा धातु की दृष्टि रहती है। इसीलिए तो उसको ठीक करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है। पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा लास्ट में आ रही है, ठीक है। यदि बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के व्रण आ रहे हैं, व्रण का मतलब होता है घाव होना,
पस का फॉर्मेशन होना, तो उसमें मज्जा धातु का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मज्जा धातु बढ़ी हुई कंडीशन में रहती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बार बार पस बनता है या बार बार व्रण बनते हैं। इसके बाद अंतिम धातु आती है शुक्र धातु। शुक्र धातु को आयुर्वेद में सबसे प्योर धातु कहा गया है, ये प्योरेस्ट है। ये इसका शुक्र धातु को सीमन से कोरिलेट कई लोग करते हैं, कई जगह पर है भी, आयुर्वेद में बोला भी गया है कि दोनों चीज़ें सेम होती हैं। लेकिन जब धातु प्रकरण में बात हो रही है तो वहाँ पर शुक्र धातु केवल शरीर से बाहर निकलने वाला शुक्र नहीं है, ठीक है। शुक्र को आयुर्वेद में 2 प्रकार से बोला गया है। एक शुक्र जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है और दूसरा शुक्र केवल जेनाइटल ऑर्गन में रहता है, जो कि जेंट्स के रहता है, मेल के रहता है, ठीक है। इनके जो कर्म है, शुक्र धातु का कर्म होता है, पहली चीज़ तो आपके शरीर में जो चेतना है, जो ओज है, उसको बनाए रखने का काम शुक्र धातु करती है। अब ये आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन से समझना पड़ेगा। अगर आप कभी किसी संत महात्मा से मिले हो, बहुत सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ हो, है ना, ढोंगी बाबा नहीं, वास्तविक संत महात्मा, यदि कभी आप उन किस्मत वाले लोगों में से हो, तो आप उनके देखोगे कि उनकी स्किन पे एक अलग प्रकार का ग्लो रहता है, अलग प्रकार का। जब कभी हम किसी धर्म गुरु से मिलते हैं जो वास्तविक, जिनके पास साधना है, या किसी अघोरी बाबा से भी मिलते हैं जिसने वास्तविक साधना कर रखी है, तो उनके चेहरे पे एक अलग प्रकार का ग्लो रहता है। ये जो चीज़ है, हमारे शरीर के ओज को, हमारे शरीर की जो चेतना है, जो चमक है, उसको बनाए रखने का काम शुक्र धातु करती है। और यही कारण है जो लोग एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन के एडिक्शन हो जाते हैं। एलोपैथी में इसको कोई बीमारी नहीं माना गया, लेकिन आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, जो बार बार शरीर का शुक्र का क्षय करते हैं। याद रखना, यहाँ पे 2 प्रकार के शुक्र का क्षय होगा, ठीक है। एक तो जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और एक जो केवल जेनाइटल ऑर्गन में। जब आप जेनाइटल ऑर्गन में जो शुक्र व्याप्त है उसका ज़रूरत से ज़्यादा क्षय करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसको इजैकुलेट करते हो, तो अल्टीमेटली पहले ये कम होता है, फिर इसकी पूर्ति करने के लिए जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वो वहाँ से आता है। वो वहाँ से आने के बाद जब आप उसको भी इजैकुलेट बार बार करते जाते हो, पागलों की तरह करते जाते हो, तो अल्टीमेटली आपके शरीर में शुक्र धातु का क्षय हो जाता है और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती हैं शुक्र धातु का क्षय होने पर। अब ये आपको लगेगा कि यार ये तो है वास्तव में, भले ही एलोपैथी में चाहे जितना विकिपीडिया पेज में लिखा रहे कि मस्टरबेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आप लोग कोरिलेट कर पाओगे। जब शरीर के अंदर शुक्र धातु का क्षय हो जाता है तो दौर्बल्य होता है, व्यक्ति को कमज़ोरी महसूस होती है, मुख शोष होता है, चेहरा सूख जाता है, मुंह सूखता है। दोनों चीज़ें, एक तो चेहरे के जो गाल वाल, आँख, नाक, कान है, ये थोड़े से डल हो जाते हैं, और मुंह के अंदर भी जो पानी आपको, मतलब गला सूखना, ये वाले सिम्टम भी ज़्यादा आते हैं। इसके बाद आपको पांडु रोग हो जाता है, शरीर कमज़ोर महसूस होता है, खून की भी कमी हो जाती है, सदन रहता है। सदन का मतलब होता है पूरे दिन बिना किसी कारण के थकावट का महसूस होना। क्लैव्य रोग हो जाता है, शुक्र मतलब जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है। शुक्र का देर से स्राव होता है। इसके अलावा मेड़ में, वृषण में, शुक्र में इत्यादि में वेदना चालू हो जाती है। तो जेनाइटल ऑर्गन है, वहाँ पर पेन चालू हो जाता है। ये शुक्र धातु का क्षय होने पर होते हैं, ठीक है। अब यही शुक्र धातु यदि बढ़ जाए, यदि शुक्र धातु, याद रखना सेकंड वाली जो जेनाइटल ऑर्गन की शुक्र धातु है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त शुक्र धातु है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो जेनाइटल ऑर्गन में शुक्र धातु है, यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तब शुक्राश्मरी रोग का उत्पन्न होता है, ठीक है। शुक्र की अति प्रवृत्ति होने लगती है, स्वप्न दोष हो जाता है। जो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हर 15 दिन में, 1 महीने में 2 बार 3 बार नाइट फॉल का होना नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, वो शुक्र धातु की वृद्धि का लक्षण है, ठीक है। शुक्र प्रदोषज विकार हो जाते हैं। अब यहाँ इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि कई लोग इससे समझ नहीं पाए होंगे। देखिए, आयुर्वेद में शुक्र का 2 प्रकार से स्खलन बोला गया है। पहला होता है अंतःस्खलन, जो कि यौगिक शक्तियों के द्वारा होता है, जिसे ही वास्तविक ब्रह्मचर्य कहा जाता है कि शुक्र शरीर से बाहर नहीं निकलता, शुक्र का अंतःस्खलन होता है। और उस अंतःस्खलन के कारण व्यक्ति की जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो जागृत होती है और फिर षट चक्र एक दूसरे को भेदते जाते हैं, ठीक है। एक ये वाला पार्ट है, लेकिन ये आध्यात्म का पार्ट है, बहुत मुश्किल है। मानसिक ब्रह्मचर्य बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, कड़ी तपस्या होनी चाहिए और व्यक्ति का अपने दिमाग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा एक नॉर्मल है, जिसे आयुर्वेद में ज़्यादा बोला गया है कि वास्तव में आपको किस तरीके से अब्रह्मचर्य का सेवन करना चाहिए।
उसके हिसाब से ये नियम बताए गए हैं। यदि आप 15 दिन में, 1 महीने में एक या 2 बार मस्टरबेशन नहीं करते हो या सेक्स नहीं करते हो तो शरीर के अंदर शुक्र की वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होने की वजह से आपको नाइटफॉल भी हो सकता है, आपको शुक्र को प्रवृत्ति करने की इच्छा भी हो सकती है, आपको सेक्सुअल डिज़ायर भी आ सकते हैं। और वही चीज़ यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा मस्टरबेशन करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स करते हो तो आपके शरीर में शुक्र क्षय हो जाता है, शुक्र कम हो जाता है, और उसकी वजह से आपको क्लेव रोग यानी कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस का नहीं होना, कमज़ोरी का आना, चेहरे के रोग उत्पन्न होना, आँखों के रोग उत्पन्न होना इत्यादि प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त शुक्र है उसका यहाँ पर मैं वर्णन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वही चीज़ है कि वो शुक्र का अंतःस्खलन होता है और वह शुक्र पूरे शरीर की ऊर्जा को, चेतना को बनाए रखने का काम करता है। लेकिन जब व्यक्ति इस बाहरी शुक्र का ज़्यादा से ज़्यादा स्खलन करने लगता है तो अल्टीमेटली ये वाला जो शुक्र है ये भी कम हो जाता है। ठीक है, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त शुक्र है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। जेनाइटल ऑर्गन के अंदर का जो शुक्र है वो केवल पुरुषों में होता है। चलिए, इसी के साथ सप्त धातु के बारे में हमने थोड़ा सा जो हमको समझना था, जो बेसिक था वो हमने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद हम इसी वीडियोस में या इसी क्रम में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हम उपधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, हम स्त्रोतस के बारे में पढ़ेंगे, और हम इन्हीं चीज़ों का कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, धातुएँ कैसे किस प्रकार से काम करती, किस प्रकार से कोरिलेट करती हैं, और वात पित्त कफ से किस प्रकार से प्रभावित होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो फ्यूचर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।